नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे सौरमंडल के उत्पत्ति की। टुडे विल डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। So when we talk about the solar system, the word comes into mind solar system, सौरमंडल। तो सूरज इसमें पहले आया। So we'll first talk about how the sun came into being. पहले हम बात करेंगे कि सूरज कैसे आया। स्टेलर एरा में जो स्टेलर एरा मतलब ब्रह्मांड का जो यूनिवर्स का जो एवोल्यूशन था उसका लेटेस्ट एरा, सबसे बाद का एरा था स्टेलर एरा, जब स्टार्स आए, जब तारे चमके। तो स्टेलर एरा में लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, मोर देन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, एक डस्ट और गैस का, धूल और गैस का एक क्लाउड था जो कि डिस्टर्ब हो गया क्योंकि कहीं दूसरे स्टार में सुपरनोवा हुआ। स्टार जो है एक्सप्लोड हुआ, सुपरनोवा हुआ और उसने पूरे यूनिवर्स में तरंगे, पूरे ब्रह्मांड में तरंगे भेजी और उन तरंगों की वजह से ये जो डस्ट और गैस का जो बादल था, ये उन तरंगों की वजह से ये डिस्टर्ब हुआ, ये स्क्वीज हुआ, ये दबा। एंड वही जब वो स्क्वीज हुआ तो उसमें फिर घटनाएं घटने लगी और इनसे सूरज की उत्पत्ति हुई। तो पहले हम शुरू करेंगे कैसे हुआ। पहले किसी जो तारे में सुपरनोवा हुआ, मतलब बर्स्ट हुआ, तारा फट गया और फिर जो गैस और डस्ट का क्लाउड था वो डिस्टर्ब हुआ, वो स्क्वीज हुआ और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नेबुला जो है, वो जो गैस और डस्ट का क्लाउड जिसको हम नेबुला कहते हैं, वो इम्प्लोड हुआ। एक्सप्लोड मतलब बाहर फटना और इम्प्लोड मतलब अंदर की तरफ घुसना, तो वो अंदर की तरफ स्क्वीज हुआ और उसके बाद वो जो गैस और डस्ट का क्लाउड था वो तेज तेज घूमने लगा, तेज तेज रोटेट करने लगा और वो तेज तेज घूमने से जो बीच का जो क्लाउड का जो सेंटर था वो और स्क्वीज हो गया, उसमें फ्रिक्शन हुआ और वो जो गैस और एटम्स थे वो और पास आए और एक प्रोटोस्टार, मतलब कि एक शुरुआती तारा, प्रोटो मतलब पहला, प्राथमिक जो तारा, शुरुआती तारा एक बन गया, प्रिमिटिव स्टार बन गया और डेंस क्लम्प ऑफ मैटर फॉर्म्स इन द सेंटर। उसको प्रोटोस्टार को हम जो होता है, वो जो मैटर जो होता है उसका डेंस, वो एकदम डेंस होके, क्लम्प होके एक बॉल जैसा बनाता है, उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टार। वो प्रिमिटिव स्टार होता है। उसके बाद फिर उसमें लाइट आएगा और उसमें फ्यूजन रिएक्शन और शुरू होगा और फिर वो एक फुल फ्लेजेड स्टार होगा, बट इनिशियली वो एक प्रोटोस्टार होता है। और फिर वो जो एकदम डेंस क्लम्प ऑफ मैटर है, उसमें मैटर के पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं और फ्रिक्शन हो रहा है और उसकी वजह से हीट गर्मी, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। और ये जो फ्रिक्शन की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस प्रोटोस्टार में, वो 18 मिलियन फ़ारेनहाइट तक वो पहुंच जाता है, उस प्रोटोस्टार का टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर जो है वो एकदम सही है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो जाता है। मतलब जो हाइड्रोजन, हीलियम या ट्रेसेस ऑफ लिथियम और उनके आइसोटोप्स रहे होंगे उस गैस और डस्ट के क्लाउड में, वो आपस में अब फ्यूज कर करके बड़े एटम्स बनाने लगते हैं, बड़े न्यूक्लियाइड्स बनाने लगते हैं। और यही जब फ्यूजन रिएक्शन होता है और बड़े बड़े न्यूक्लियाइड्स बनने लगते हैं और वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, फोटॉन्स रेडिएट करते हैं, तो अब वो फुल फ्लेजेड एक स्टार हो चुका है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और उस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बहुत ज्यादा लाइट इमिट होता है और फिर 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फाइनली सूरज की उत्पत्ति होती है। तो बेसिकली एक बगल के तारे में सुपरनोवा हुआ, उसमें से वेव्स निकली और इधर जो गैस और डस्ट का क्लाउड था वो उन वेव से डिस्टर्ब होकर तेज तेज घूमने लगा, फ्रिक्शन हुआ, बीच में एक प्रोटोस्टार फॉर्म हुआ। उस प्रोटोस्टार में फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हुआ, उस हीट की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गया और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से वो हीट और लाइट रेडिएट करने लगा और वो एक फुल फ्लेजेड स्टार हो गया जिसको हम कहते हैं सन, यानी कि सूरज। So what happened 4.6 billion years ago? There was a supernova, that is explosion of a star nearby. That supernova disturbed the solar nebula, which was a cloud of gas and dust. And the solar nebula, because of disturbance, starts spinning, implodes under its gravity. Because the solar nebula gets squeezed, it implodes under its own gravity and it starts spinning faster. And due to the spinning, of the center of the solar nebula becomes dense and it forms a clump, and this dense clump is the protostar. The matter inside the dense clump is also revolving, rotating and colliding with the matter particles are colliding with each other. Friction is
happening, and due to friction, heat is being generated. Due to this frictional heat in the protostar, the temperature reaches 18 million Fahrenheit. This temperature is just right for nuclear fusion to begin. And nuclear fusion begins, so all of the smaller atoms like hydrogen, deuterium, helium, they fuse together and form smaller nuclides fuse together to form bigger nuclides. And as a result, the sun is formed and it starts radiating heat and light. And the sun, today's the sun is formed, and this happens 4.6 billion years ago. Next, we'll go to how the planets got formed. So how the planets got formed, because the sun and planets together form the solar system. So how the solar system came into being. We now know sun was formed. Hydrogen inside the sun fused to form helium and released photons. First light from the sun, it came shined about 4.5 billion years ago. तो हाइड्रोजन और हीलियम हाइड्रोजन फ्यूज हुआ, हीलियम बनाया, हीलियम फ्यूज हुआ, लिथियम बनाया, और सन रोशनी देने लगा 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स से भी पहले, मतलब 450 करोड़ साल पहले कम से कम. और आउटर जो सूरज को बीच में आ गया, the sun was formed at the center, sun is hot, nuclear fusion is happening, but the outer disk of solar nebula would later on form the planets and the moons and the asteroids. So what happened, because of the spinning of the sun, the outer disk starts separating from the solar nebula, so it starts revolving around the sun. Sun is formed, the outer disk of materials, gases and dust starts revolving around the sun, and it is going away from the sun and getting colder. So the four inner planets, Mercury, Venus, Earth and Mars, being dense and rocky because they are made up of heavier elements, they cool down quickly. So they rotate away from the sun and they cool down, and they form Mercury, Venus, Earth and Mars. And the volatile elements in the disk, they move farther away and they cool down farther away. So they finally form Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune and Pluto. So those are the gas giants. I'll discuss about Pluto in later slides. And finally, the solar system is formed. तो पहले क्या हुआ, सूरज आया, हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम बनाया, हीलियम फ्यूज करके लिथियम बनाया, और फिर रोशनी हुई, सूरज आया. तो सूरज तो बीच में आया, जो उसके इर्द गिर्द जो मैटर था, जो एक डिस्क की तरह था, उसके इर्द गिर्द वो घूम रहा था, वो मैटर अब गर्मी की वजह से थोड़ा फैलने लगा, वो दूर जा रहा है. और जो उस मैटर में जो हेवियर एलिमेंट्स थे, जो रॉकी मटेरियल था, वो जल्दी कंडेंस हो गया, और वो कंडेंस होके मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जो रॉकी प्लैनेट्स बनाए. उस डिस्क में गैसियस एलिमेंट भी थी, और वो इतनी आसानी से ठंडे नहीं होने वाले थे, क्योंकि वो सूरज में गर्मी थी, और गर्मी से वो और फैल ही रहे थे, वो ठंडे नहीं हो रहे थे. तो वो फैल के और दूर चले गए, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये सारे प्लैनेट्स बने जो कि सूरज से दूर हैं. और इनका जो मेजर कंपोनेंट है वो रॉक्स, वो आयरन और निकल वगैरह नहीं है, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सब एलिमेंट्स से बना है. ये गैसियस एलिमेंट्स से बना है, ये बाहर के प्लैनेट्स. और फाइनली ऐसे करके 9 ग्रह बन गए और सोलर सिस्टम बना. और सोलर सिस्टम में पहले आता है सन, फिर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये रॉकी प्लैनेट्स हैं, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये सब गैसियस हैं. प्लूटो के बारे में थोड़ी और जानकारी लेना जरूरी है, आगे बताती हूँ. जैसे ये है सोलर सिस्टम, सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, ये मार्स है, द रेड प्लैनेट, फिर ये जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है. प्लूटो यहाँ मेंशन नहीं है, क्योंकि ये एक लेटेस्ट ये इमेज है, पिक्चर है. और प्लूटो जो है, सन 2006 तक प्लूटो को एक हम ग्रह मानते थे, प्लैनेट मानते थे. पर 2006 के बाद प्लूटो की काफी डिटेल में स्टडी हुई, और ये पता चला कि प्लूटो का साइज बहुत छोटा है, और उसका ऑर्बिट भी उतना वेल डिफाइंड नहीं है, और जिसकी वजह से प्लूटो को हम एक ग्रह नहीं मानते, एक प्लैनेट नहीं मानते, एक ड्वार्फ प्लैनेट मानते हैं, बॉना प्लैनेट मानते हैं. सन 2000 के बाद अब 8 ही प्लैनेट्स रह गए हैं सोलर सिस्टम में, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. Pluto is not considered a planet anymore ever since 2006, because the orbit and the characteristics and the size of the Pluto was studied in detail, and it was observed that Pluto's size is too small and its orbit is not clear,
and that is why it is considered a dwarf planet and not a real planet. प्लानिटरी डिफरेंशिएशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूजीसी नेट में ये मेंशन्ड है, तो इस टॉपिक को भी जाना जरूरी है। प्लानिटरी डिफरेंशिएशन क्या होता है? द 4.45 billion years old process by which present day Earth was formed and developed layers is called planetary differentiation. 4.45 billion years ago जो है पहले धरती जब बनी, तो जिस प्रोसेस से धरती बनी और धरती के अंदरूनी सतहें बनी उसको हम प्लानिटरी डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंट लेयर्स फॉर्म होना। तो पहले एक प्रोटो अर्थ बना जो कि मॉल्टन था ड्यू टू इमेंस रेडियो एक्टिविटी। तो हम सब जानते हैं कि सोलर जो डिस्क है, सोलर नेबुला से अर्थ और सारे प्लैनेट्स बने। तो पहले वो सारे प्लैनेट्स मॉल्टन स्टेट में थे क्योंकि बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी हो रही थी। अर्थ भी पहले प्रोटो अर्थ थी, मॉल्टन स्टेट में थी क्योंकि बहुत रेडियो एक्टिविटी था, बहुत हीट था और इसकी वजह से वो मॉल्टन स्टेट में था। गर्मी की वजह से वो पिघला हुआ था, पिघली हुई थी धरती। धीरे धीरे वो धरती जो रेडियो एक्टिविटी कम होती गई, धरती ठंडी होती गई और ठंडे होते होते वो ऑर्गेनाइज होती गई। ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ ये तो हम सब जानते हैं कि जो सबसे भारी चीज होती है वो बीच में अंदर में बैठ जाती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो आयरन और निकल जो भारी एलिमेंट थे वो बीच में जम गए ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, और उन्होंने अर्थ का कोर फॉर्म किया, अर्थ का सेंटर फॉर्म किया। इनर कोर क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था तो वो फैल नहीं पाया और वो सॉलिड ही रह गया। और इनर कोर का जो प्रेशर है वो 10⁻⁶ एटमॉस्फेयर तक हो सकता है। उसके बाद आउटर कोर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था पर वो प्रेशर इतना नहीं था कि उसको फैलने से रोक पाए, तो इसलिए आउटर कोर जो थोड़ा डेंस मॉल्टन स्टेज में है। उसके बाद आया मैंटल, क्योंकि मैंटल में लाइटर एलिमेंट्स हैं जैसे एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, तो ये सब रिलेटिवली लाइटर एलिमेंट्स हैं और मैग्नीशियम है, मोल्टन। तो ये जो है आउटर कोर के ऊपर सेटल हुआ। तो आप देख सकते हैं सबसे भारी सबसे अंदर, उसके ऊपर आउटर कोर, उसके ऊपर मैंटल, और जो क्रस्ट पपड़ी की तरफ थी सबसे पतली लेयर थी उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम था, ऑक्सीजन था, और ये सब ऑक्सीडाइज स्टेट में थे। सिलिकॉन SiO2 के फॉर्म में, SiO4 के फॉर्म में, और एल्यूमिनियम भी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, इवन मैग्नीशियम भी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। तो ये सब हल्के जो कंपाउंड्स थे वो क्रस्ट बनाए और सबसे ऊपर वाली लेयर हुई। जो आयरन और निकल जो बीच में सेटल डाउन हुआ वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में नहीं है, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, इसलिए वो और ज्यादा हैवी है और इसलिए वो सेंटर में सेटल है। So, about 4.45 billion years ago, a process by which the present-day Earth evolved and developed layers is called planetary differentiation. Differentiation means to develop layers. Proto-Earth was in molten state because of immense radioactivity, which was emitting a lot of heat. Then the proto-Earth started to cool off and get organized. Iron and nickel, in reduced state, being the heaviest, settled out in the center and formed the core. Then the inner core was the center, and it was solid because of immense pressure from all the sides. The outer core was also experiencing immense pressure and immense heat, but this pressure was certainly somewhat lesser than the pressure experienced by the inner core, and that is why outer core could expand a little and remains in dense molten state. Then comes the mantle, which with somewhat lighter elements. And finally, the Earth's crust came up, it cooled down and became totally solid. And Earth's crust has most of its elements in oxidized form, like silicon oxidized, aluminium oxide, magnesium oxide. So it's the lightest part of the Earth formed at the top in oxidized state. Just you can look at this diagram. This is the inner core, which is solid. Then the outer core, which is liquid or semi-solid. Then stiff mantle. Then this is the rigid mantle, which forms a part of the lithosphere. And then this is the crust. And the crust can be oceanic crust and continental crust. We all know what oceanic crust is. It's above the oceans, and the crust, which is above the continent, the land, is the continental crust. And then there is atmosphere. The part of the Earth covered by water is called hydrosphere. The part of Earth, the envelope of gases around the Earth is called atmosphere. We all know that. Fun facts about our solar system. Earth is called the blue planet because it appears blue from the space. जब हम उसको चांद से या किसी और स्पेस शिप से देखते हैं तो वो जो है
ये स्पेस प्रोब से देखते हैं, मतलब जब हम ब्रह्मांड में अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाके जब देखते हैं, ऊपर से कोई एस्ट्रोनॉट्स दिखते हैं, अर्थ को देखते हैं, तो ब्लू नजर आती है, इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट कहा गया है। ब्लू वो इसलिए नजर आती है क्योंकि अर्थ का जो 3/4 हिस्सा है वो पानी है, तो वो दूर से ब्लू नजर आता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइफ अर्थ के ऊपर क्यों पॉसिबल हुई? और भी प्लैनेट्स हैं, पर लाइफ अर्थ के ऊपर ही थ्राइव करे सोलर सिस्टम में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द अर्थ ड्यू टू द रिवॉल्विंग मॉल्टन आउटर कोर। जो मॉल्टन आउटर कोर है वो रिवॉल्व कर रहा है और वो एक अर्थ के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और जो सोलर स्टॉर्म है या सोलर विंड है, जो चार्ज पार्टिकल्स हमेशा ही सूरज से आते हैं, वो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो चार्ज पार्टिकल्स रिपेल हो जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। और उसकी वजह से जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो बचा रह जाता है और इसलिए यहाँ पे जीवन फल फूल सका। So life could be possible on Earth because of the magnetic field created by the outer molten core. The outer molten core creates a magnetic field and that deflects the solar wind. Solar wind is the continuous flow of charged particles from the sun. And as the solar wind gets deflected, the atmosphere of the Earth is preserved from getting oxidized or getting evaporated because of those charged particles. And that's how the atmosphere is preserved, and that's how the life is preserved on Earth. Earth is cooling gradually, we all know that, and the liquid molten core is slowly condensing. Every earthquake and volcanic eruption cools the earth a little. पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है और जो मॉल्टन आउटर कोर है वो भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। और हर अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन से अर्थ का जो प्रेशर और हीट है वो थोड़ा रिलीज होता है और अर्थ थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। मरकरी जो अर्थ के सबसे करीब, जो सन के सबसे करीब है, Mercury is so close to the sun that its atmosphere was blown away by solar wind. Mercury सूरज के इतने पास है कि उसका भी एक एटमॉस्फेयर था, पर सोलर विंड जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनसे इंटरेक्ट करके वो जो सारे गैसेस हैं मरकरी के, वो उड़ चुके हैं। So Mercury is so close to the sun that its atmosphere was long blown away by the solar wind, that is the charged particles from the sun. The sun is a nuclear furnace about 1,000,000 miles across and to last for about 10 billion years ago. 10 billion years. So सूरज की एज almost 5 billion years हो चुकी है और 5 billion years वो चलने वाला है। तो सूरज अपनी आधी जिंदगी जी चुका है। जो सैटर्न प्लैनेट है उसकी डेंसिटी सबसे कम है। वो इतना हल्का है कि अगर किसी तरह से उसको समंदर में डुबा दिया जाए तो वो तैरने लगेगा। Planet Saturn is so light that it would float in the ocean if ever submerged. Jupiter, the biggest and heaviest planet, is made up of mostly hydrogen and helium. सबसे बड़ा है और सबसे भारी है, लेकिन वो mostly हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है in condensed form. It spins faster than the rest of the planets and has 79 moons. बाकी सभी planets के मुकाबले बहुत तेज घूमता है। Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune are also called the cold planets as they experience sub-freezing temperature due to the distance from the sun. These are also called the gas and ice giants. क्योंकि Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune ये सूरज से बहुत दूर हैं, तो ये बहुत ठंडे हैं और इनको गैस, क्योंकि ठंडे हैं तो इनका जो गैसियस एलिमेंट्स के बने हैं, लेकिन गैस बहुत ही कंडेंस और ठंडी स्टेट में है, तो इनको गैस और आइस जाइंट्स भी कहते हैं। Venus is the hottest planet. Mercury is closest to the solar system, to the sun, but still the hottest planet is Venus. Why? Because it has a very dense atmosphere that causes greenhouse effect and it heats Venus the most. And all planets rotate anti-clockwise, but Venus rotates clockwise. So its rotation is also opposite to what other planets in the solar system. Mercury is the lightest planet of the solar system. Sorry if I misspoke. The density of Saturn is very low, but the lightest planet, when it comes to the total mass, the lightest planet is Mercury because it's the smallest planet. Pluto, which was once considered a planet, is now considered a dwarf planet by scientists since 2006. Here is a small representation of what the heat map of planets look like. So Venus is the hottest planet, then comes Mercury. I told you why Venus is the hottest, because it has a very dense atmosphere causing very high greenhouse effect. Then comes Mercury, then comes Earth, the temperature is just right for life. Then comes Mars, and as you can see, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto, the dwarf planet.
These are all ice and gas giants, and the temperature here is really low. So I think जितना मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में, सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बताया, उतना काफी होगा यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आई होप मैंने अपनी तरफ से आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल, कोई शंका या आपको कोई त्रुटि लगती है तो मुझे जरूर बताएं, और उन सभी सवालों का, शंकाओं का समाधान मैं जरूर करूँ। I've tried my best to describe the evolution of solar system in as simple words as I could. Still, if you feel there is some clarification needed, feel free to let me know, and I'll certainly answer every query. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.